Hello friends, welcome back. Welcome to my channel Excel Your Economics. In today's video, I am going to continue with you with the topic functions of commercial bank. In my previous video, I have already introduced you for the commercial bank. उसकी history, उसके बारे में पूरी details, role, importance and everything. Now we are going for the main topic which can come in the board examination. Background हमने समझ लिया है, अब आते हैं मेन टॉपिक पे. फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. जनरली जो एग्जाम में फंक्शन आता है वो आता है क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन. बट बिसाइड क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक के और भी कई फंक्शंस हैं. तो हमें वो फंक्शंस के बारे में भी पता होना चाहिए. देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड कि एक्चुअली कमर्शियल बैंक किस तरह से हमारी डेली लाइफ में एक फ्रेंड की तरह काम कर रही है, एक बैलेंस की तरह काम कर रही है, एक ब्रिज की तरह काम कर रही है. क्योंकि अगर कमर्शियल बैंक ना हो तो हमारे बहुत सारे काम ऐसे हैं डेली के रिलेटेड टू मनी वो अटक जाते हैं. फॉर दिस रीजन वी नीड टू अंडरस्टैंड what are the role of commercial bank in our daily life and how they perform different activities in consumers and the RBI's activities. So let's begin with functions of commercial bank. Here I have already introduced the four functions of commercial bank. The first one is primary function, the second one is secondary function, the third one is agency function and the fourth one is general utility function. Moving to the first one, that is primary function, we have two more functions into primary function. The first is accepting deposit. Accepting deposit here means commercial bank take deposits of customers. Like we all are a customer of commercial bank. हमारे कहीं ना किसी बैंक में अकाउंट होते हैं. तो हम क्या करते हैं, अपनी जो रिमेनिंग इनकम होती है, सरप्लस इनकम होती है या सेविंग होती है, उसे हम कहाँ लेके जाते हैं, बैंक में रखने. तो बैंक में जो पैसा हमारा जमा होता है, जो डिपॉजिट हमारे जमा होते हैं, जो हम खुद अपनी इच्छा से रखते हैं और कभी कभी एज अ सैलरी अकाउंट वो ऑलरेडी वहां हमारा बना हुआ होता है, तो हमारा पैसा वहीं होता है. राइट है. तो बैंक के पास जो पैसा है हमारा, वो क्या है, हमारे डिपॉजिट्स. तो बैंक क्या ले रहा है, हमारे डिपॉजिट्स. राइट. पर ये डिपॉजिट्स कितने फॉर्म में होते हैं, 3 फॉर्म में. फर्स्ट इज डिमांड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट. सो बैंक इज टेकिंग customer deposit in 3 formats. First is demand deposit. Demand deposits are also called current deposit. Why current deposit? Like I told you in my previous video कि जो commercial bank है वो current transaction पे बहुत काम करते हैं. तो commercial bank business sector के लिए सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है. कमर्शियल बैंक बिजनेस कॉमर्स के लिए जो इंडस्ट्रीज हैं उनके बिहाफ पे पैसे का लेना देना करता है. तो उस काम के लिए हर बिजनेस सेक्टर को, इंडस्ट्रीज को एक अकाउंट बैंक के साथ ओपन करना पड़ता है फॉर देयर डेली ट्रांजेक्शन एंड दैट अकाउंट इज कॉल्ड करंट अकाउंट और डिमांड डिपॉजिट्स. अब इन्हें डिमांड डिपॉजिट्स क्यों कहा, क्योंकि whenever any industry or any businessman require their functioning of money they can do. इट मीन्स उन्हें जाके कोई प्रोसेस करने की बार बार जरूरत नहीं है, बैंक जाने की जरूरत नहीं है ज्यादा, वो चेक के थ्रू भी ये डेली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. इसलिए इसका नाम करंट अकाउंट भी रखा गया और डिमांड डिपॉजिट भी, कि जब कभी आपको 24/7 पैसे की जरूरत पड़े किसी भी मोड ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए, ये अकाउंट आपके लिए खुला है, आप इसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स एंड करंट डिपॉजिट. इसके आगे चेक इश्यू होती हैं. क्यों होती हैं, क्योंकि बिजनेसमैन बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शंस करते हैं, बड़े बड़े ट्रांसफर इनकम करते हैं, बड़े बड़े ट्रांसफर पेमेंट करते हैं, जिनके लिए वो चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं. सो दीज डिपॉजिट्स आर चेकेबल डिपॉजिट्स. एंड वन मोर थिंग, दीज डिपॉजिट्स आर नॉट हैविंग एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट. मीन्स हम जो भी पैसा इसमें रखें उसके बदले हमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलती, क्योंकि ये डिपॉजिट बेसिकली किस फंक्शन के लिए है, बिजनेस फंक्शन के लिए. सो फॉर डेली ट्रांजैक्शन देयर इज नो इंटरेस्ट बाय द बैंक टू द कस्टमर. मूविंग टू द सेकंड वन, सेविंग डिपॉजिट. सेविंग डिपॉजिट बीच में है, इन दोनों का मिक्सचर है, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट का. क्यों, क्योंकि जो सेविंग डिपॉजिट्स होते हैं वो एक्चुअली लोग इंटरवल्स पे करते हैं, डेली नहीं होते. सेविंग क्या है, सरप्लस इनकम, रिमेनिंग इनकम. तो जो आपकी एक्स्ट्रा इनकम बची हुई है, कभी हो भी सकती है कभी नहीं भी हो सकती है, तो वो इनकम जो आप बैंक के पास रखते हो बचा करके, उसको हम बोलते हैं सेविंग अकाउंट. जनरली सभी की होती है सेविंग अकाउंट. तो उसमें क्या फायदा है,
हम क्यों सेविंग अकाउंट, आप जब भी फॉर्म भरने जाओगे अकाउंट ओपन के लिए आपसे पूछा जाता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, टाइम अकाउंट। तो आप अगर फिक्स डिपॉजिट्स ले रहे हो एफडी और आरडी तब बात अलग है, लेकिन अगर आप जब दो अकाउंट डेली यूजेस से लेने जा रहे हो तो आपको करंट और सेविंग में से एक ऑप्ट करना पड़ता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, सेविंग अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं जो इंटरेस्ट पेड होते हैं, मीन्स अगर इन अकाउंट में आप पैसा रखोगे तो इन अकाउंट के यूजेस में के बदले, क्योंकि आपका पैसा कमर्शियल बैंक क्या करती है, यूज करती है, यूजेस के बदले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होती है। फॉर दिस रीजन दीज अकाउंट्स आर इंटरेस्ट पेड, राइट। और इसके अगेंस्ट चेकबुक इश्यू कई बैंक करते भी हैं, कई लॉज हैं, कई नहीं भी हैं, बट वो अदर थिंग है। पर सेविंग मीन्स जब हम सेविंग कर रहे हैं अपने सरप्लस इनकम की, सरप्लस अमाउंट की, फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग इट इन फ्यूचर, दिस इज कॉल्ड सेविंग डिपॉजिट्स, राइट। हियर इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू। क्यों? क्योंकि ये टाइम बाउंडेड भी होते हैं, कभी कभी टाइम के साथ साथ भी ये इनको हम विड्रॉ भी करते हैं। ये 24/7 यूजेबल नहीं होते हैं, इसी कारण से इसको हमने मिक्सचर कहा है। फिर आता है टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट्स क्या होते हैं, जो टाइम बाउंडेड हैं। एक तो इनके पीछे इंटरेस्ट रेट इश्यू होती है क्योंकि टाइम बाउंडेड है। अगर आपने पैसा 5 साल के लिए बैंक के पास रख दिया, 5 years, इसका मतलब क्या है, बैंक आपका पैसा 5 year तक यूज कर सकता है, राइट। और उस 5 years के यूज के बदले, क्योंकि आपका पैसा क्या बन गया बैंक के लिए, कैपिटल, और कैपिटल की इनकम क्या होती है, बताया था मैंने, कैपिटल एज अ फैक्टर है, तो उस फैक्टर की इनकम क्या होती है, इंटरेस्ट। तो आपका पैसा एज अ कैपिटल बैंक के लिए काम करेगा, तो उसके बदले बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। और इस तरह के अकाउंट में हमारे पास 2 तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है एफडी फिक्स डिपॉजिट और एक होता है आरडी रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट एक टाइम बाउंडेड होती है, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल, उससे पहले हम इसको मिच्योर नहीं करा सकते, विड्रॉ नहीं करा सकते। इफ देयर इज एनी इमरजेंसी और एनी प्रेशर और सर्कमस्टेंसेज लाइक दिस, तो आप तब इसको विड्रॉ करा सकते हैं। अदरवाइज इन बिटवीन वी कैन नॉट विड्रॉ इट, नहीं तो उसके बदले हमें इंटरेस्ट नहीं मिलती। रिकरिंग डिपॉजिट थोड़े से और लिबरल हो जाते हैं टाइम डिपॉजिट कैटेगरी में। वो कैसे? क्योंकि हो सकता है कभी कोई कस्टमर ऐसा भी होता है जो एकदम से 1 साल, लाइक आपको 50,000 रुपए की एफडी करानी है, अगर आपके पास 50,000 एट द टाइम है तो आप दे करके एफडी करा सकते हो। बट इन केस आपका मन है कि मैं एक डिपॉजिट क्रिएट करूं जिससे मुझे फ्यूचर में फायदा हो, तो आप रिकरिंग रेगुलर बेसिस पे मनी बांध करके डिपॉजिट करते जाओगे। और सपोज मेरे को 50,000 रुपए की करानी है रिकरिंग डिपॉजिट, लेकिन मेरे पास अभी 50,000 नहीं है, मैंने बोल दिया मैं 5 साल के लिए 50,000 रुपए का अमाउंट फिक्स करती हूँ, तो अब मेरे पास एक फैसिलिटी आ गई, हर साल 10,000 रुपए मुझे मेरे अकाउंट में डालने हैं। तो 10,000 रुपए डालने के लिए अब आप बाउंडेड हो, इस वे में नहीं हो कि आपको इमरजेंसी में डालना है, आपको डालना ही डालना है, आप अपनी सुविधा से बैंक के साथ ये डिपॉजिट क्रिएट कर सकते हो। कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है कि हम उसको रेगुलर बेसिस यानी मंथली बेसिस पे फिक्स कर देते हैं कि हम हर मंथ 1,000 रुपए क्रिसमेंट बैंक में डालते रहेंगे। तो इस तरह से पर मंथ आप डालते रहेंगे, बीच में आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, और एट द टाइम ऑफ द मेच्योरिटी जो हमने 5 साल की डिसाइड की है, उसके बाद आपको पैसा विद इंटरेस्ट वापस मिल जाता है। सो दिस इज हाउ दीज टाइम डिपॉजिट्स वर्क इन आवर डेली लाइफ। सो दिस इज द प्राइमरी फंक्शन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। नाउ मूविंग फॉर, जो डिपॉजिट आता है वो एक्चुअली क्या होता है, एडवांसिंग लोन। तो कमर्शियल बैंक जो भी डिपॉजिट लेती है कस्टमर से, दीज डिपॉजिट देन लैंडेड टू बोरोअर्स। क्योंकि कोई भी डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक के पास आता है वो आइडियल नहीं रहता, बेकार नहीं रहता, वो आपके पैसा ले क्यों रहे हैं, मैंने आपको बताया था कमर्शियल मीन्स कॉमर्स, बिजनेस, वो पैसा कमा रहे हैं उसी से। कैसे? आपका पैसा लिया, दूसरे को लोन दिया, उससे इंटरेस्ट लिया, आपको इंटरेस्ट दिया, आपको देने वाला इंटरेस्ट कम, लोन से मिलने वाला इंटरेस्ट ज्यादा, इस बीच का गैप प्रॉफिट ऑफ कमर्शियल बैंक। तो ये जो डिपॉजिट्स आ रहे हैं उनसे क्या क्रिएट हो रहा है, लोन टू दी बोरोवर्स, लैंडेड। कीपिंग सर्टेन कैश रिजर्व, ये बात बहुत ध्यान रखना क्योंकि अभी हमें क्रेडिट क्रिएशन पढ़ना है, उसमें ये बहुत काम करेगा। तो क्या है, डिपॉजिट्स आर देन लैंडेड टू दी बोरोवर्स कीपिंग सर्टेन कैश रिजर्व। तो कुछ कैश रिजर्व रख करके, यानी अगर एक बैंक में 90 करोड़ रुपए आ गया है तो उस 90 में से कुछ रिजर्व वो रखेगा, बचे हुए पैसे को मार्केट में लोन में दे देगा, जिससे वो अपना पैसा रखे, इंटरेस्ट भी कमा सके, राइट।
अब ये किस तरह से होते हैं, एक होता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या होते हैं, जो आप जैसे आपके स्टॉक होते हैं, शेयर होते हैं या फिर बॉन्ड्स होते हैं, उनके अगेंस्ट जो कैश आपको एज अ क्रेडिट फॉर्म यानी एज अ उधार दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं कैश क्रेडिट। यानी बैंक आपके स्टॉक, शेयर और बॉन्ड्स को लेकर के उसके बदले जो आपको कैश एडवांस करेगा, लोन एडवांस करेगा, दैट इज कॉल्ड कैश क्रेडिट। सेकेंड, डिमांड लोन। डिमांड लोन्स वो लोन्स होते हैं जो बैंक किसी भी टाइम, एनी टाइम आपसे मांग सकता है और आपको वापस करने पड़ते हैं। मीन्स ये लोन्स अगर आपको दिए गए हैं और कभी बैंक ने आपको कह दिया, एक टाइम लिमिट होती है, आफ्टर दैट सर्टेन टाइम लिमिट, लाइक आपको बैंक ने कहा कि मैं 1 साल बाद आपसे पैसा वापस लूंगा, तो ये लोन्स ऐसे लोन्स होते हैं कि आपको मिले तो सही है ये लोन्स, लेकिन अगर 1 साल बाद आपने नहीं दिया तो बैंक आपको उसी टाइम कॉल करके बुलाएगा और आपके अपने लोन वापस लेगा, आपसे अपना पैसा वापस लेगा। तो ये डिमांड लोन्स हैं जो किसी भी टाइम पे लिए जा सकते हैं, राइट। शॉर्ट टर्म लोन्स, ये सबसे ज्यादा हमारी इकोनॉमी में चलते हैं, विच आर कॉल्ड पर्सनल लोन, क्योंकि आज के टाइम में आप जानते हैं लोग बहुत ज्यादा लोन यूज करते हैं फॉर फुलफिलिंग देयर डेली रिक्वायरमेंट और देयर लग्जरी डिमांड। कार खरीदना है, बंगला खरीदना है, एजुकेशनल लोन, ये सारे लोन्स किसमें आ गए, पर्सनल लोन में। तो कि पर्सनल लोन क्या है, पर्सनल यानी प्राइवेट कंजम्पशन के लिए है, जो पब्लिक अपने खुद के कंजम्पशन के लिए लेती है, कोई प्रोडक्टिव रीजन से नहीं लेती है। इसके बदले उन्हें कोलेटरल देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, कोलेटरल, यानी कि कोलेटरल यानी कि कोई मॉर्गेज वैल्यू देनी पड़ती है, जिसके बदले ये लोन, ये क्रेडिट, ये लैंड एडवांस होता है। सो इन दिस 3 वेज बैंक एडवांसेस लोन टू दी पब्लिक। पहला कौन सा वे हो गया, कैश क्रेडिट, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड के अगेंस्ट जो होता है। डिमांड लोन, जब भी डिमांड करेगा ये पैसा लोन वापस लिया जाता है। शॉर्ट टर्म लोन यानी पर्सनल लोन, जिसके अगेंस्ट आपको कोलेटरल रखना पड़ता है, तब जाकर के ये लोन आपको सैंक्शन होते हैं, राइट। हियर नाउ मूविंग टू सेकेंडरी फंक्शन। सो प्राइमरी फंक्शन हमें डिटेल में समझना जरूरी था, क्योंकि प्राइमरी फंक्शन से ही, ये जो 2 मेन फंक्शन है प्राइमरी के, इनसे ही हमारा कमर्शियल बैंक का क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन बनता है। तो ये हमने समझ लिया डिटेल में। नाउ वी आर मूविंग टू सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में 2 ही काम है जनरली, जिसमें पहला है ओवरड्राफ्टिंग फैसिलिटी। सो इन सेकेंडरी फंक्शन ओवरड्राफ्टिंग फैसिलिटीज। व्हाट इज ओवरड्राफ्टिंग फैसिलिटीज? ओवरड्राफ्टिंग एक ऐसी फैसिलिटीज है जो बैंक अपने रिलायबल एंड रिस्पेक्टफुल कस्टमर को ही देता है। इसमें एक लिमिट एग्री होती है, जिसके बियॉन्ड अगर कोई कस्टमर अपने करंट अकाउंट पे ओवरड्रॉ करता है तो वो उसको यूज कर सकता है, और जो लिमिट ओवरड्रॉ हो रही है, यानी कि सपोज आपको 100 रुपए के ओवरड्राफ्ट बना हुआ है, लेकिन आप उसके ऊपर 150 रुपए यूज कर रहे हो, 150 रुपए का यूज कर रहे हो, तो आप एक मतलब बैंक आपको अलाउ कर रहा है, उसको यूज कर सकते हो, पर जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट यूज किया है उसके बदले आपको इंटरेस्ट बैंक को पे करना पड़ता है। मूविंग टू दी सेकंड वन, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। So in bill of exchange, this is the type of the exchange which is given to the customer by the bank, and when bank they are going to use their bill of exchange, they receive discounted bill by the bank before the maturity, and these are generally used in the purpose of import and export category, जहाँ पे बैंक बिजनेसमैन के अगेंस्ट उनके बिहाफ पर काम करता है फॉर द पर्पज ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। Moving to the third function, that is agency function. Agency function, like the term itself says, agency यानी एजेंट फंक्शन, यानी बैंक किस तरह के फंक्शन कर रहा है, एजेंट के फॉर्म में फंक्शन कर रहा है। किसका एजेंट बन गया वो, कस्टमर का। किसका एजेंट बन रहा है, कस्टमर का। तो बैंक किस तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, एजेंट बन रहा है कस्टमर का। कैसे बन रहा है, पहला ट्रांसफर ऑफ फंड्स, यानी बैंक कस्टमर के बिहाफ पे फंड्स का लेना देना ट्रांसफर करती है। यदि आपका कोई रिलेटिव बाहर रहता है, वो आपके लिए कुछ भेज रहा है बाहर फॉरेन कंट्री से, तो उसका ट्रांसफर पेमेंट, उसके फंड्स का ट्रांसफर, रेमिटेंसेस पेमेंट, रेमिटेंसेस ट्रांसफर, वो सब कौन करता है, बैंक करता है हमारे बिहाफ पे। हमें डायरेक्टली कोई भी इनकम बाहर से, या हम कोई भी इनकम बाहर नहीं भेज सकते, हमें बैंक को तो बीच में लाना ही पड़ता है। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ पेमेंट। बैंक आपके बिहाफ पे हर तरह के पेमेंट को भी रिसीव करता है, लाइक इन द केस ऑफ वी कैन से इंश्योरेंस प्रीमियम हो गए, या आप पेमेंट कर रहे हो, और कई तरह के और पेमेंट्स, लाइक आपने कोई सपोज आपका बैंक अकाउंट है और आप कहीं और ट्रांसफर कर रहे हो, या आपने कुछ खरीदा, क्रेडिट कार्ड जैसे आप यूज करते हो, आपने कुछ खरीदा, तो आपकी परचेज के अगेंस्ट पेमेंट कौन कर रहा है, बैंक कर रही है। आप तो सिर्फ स्वैप करके कार्ड को चले आए, आपके उसके अगेंस्ट पेमेंट किसने किया, बैंक ने किया। सेम कई तरह के आपने ले रखे हैं, इंश्योरेंस ले रखे हैं, तो उनके प्रीमियम को पे करना, ये सब कौन करता है, बैंक करती है। एक बैंक पे करती है, दूसरी बैंक कलेक्ट करती है, राइट। तो कलेक्शन ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज।
foreign exchange, we all know, we all interact ourselves if we are going to expand our business or we are going to maintain a relationship abroad. अगर हमारे रिलेशनशिप है अब्रॉड में या हमारे बिजनेस है, हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम फॉरेन एक्सचेंज के साथ डील कर रहे हैं. और सेंट्रल बैंक यहाँ पर, वैसे जनरली फॉरेन एक्सचेंज का कस्टोडियन सेंट्रल बैंक ही होता है, लेकिन इस केस में क्योंकि ये डेली बिजनेस के रिलेटेड है, तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को परमिशन देता है फॉरेन एक्सचेंज की सेल एंड परचेज करने का. नेक्स्ट इज सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी. ऑलराइट, सो हियर वी हैव purchase and sale of security. Security we all know that we deal in our share market. हम आज के टाइम में शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट से भी जुड़े हुए हैं. तो शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में प्राइवेट कंपनीज के साथ हमारे बिहाफ पर हमारा काम कौन करता है? कमर्शियल बैंक. नेक्स्ट, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी. Not only they are working as a agent to us, they are also working as a advisor to us. ये कस्टमर के एडवाइजर भी होते हैं. कमर्शियल बैंक कस्टमर के एडवाइजर भी होते हैं. टाइम टू टाइम हमें टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं और हमें एडवाइस भी देते रहते हैं. नेक्स्ट, ट्रस्टी. दे आर ऑल्सो अ ट्रस्टी टू अस. क्यों? क्योंकि ये हमारी विल को, हमारे जैसे प्रॉपर्टीज हैं, एसेट्स हैं जो इन बैंक के पास हम रखते हैं किसी भी फॉर्म में, या हम अपनी विल बैंक के साथ शेयर करते हैं, बनवाते हैं, तो बैंक एज अ ट्रस्टी, एज अ एग्जीक्यूटर उसको यूज करता है. यानी हमारे मरने के बाद वो उस विल को सुरक्षा से जो हमारा होगा आगे, जिसके पास ये प्रॉपर्टी जाएगी, उसको ये इजीली ट्रांसफर कर देता है. राइट हियर, सो दे आर ऑल्सो वर्किंग लाइक दिस. So here we have letter of reference, the next agency function of commercial bank. इसमें क्या करता है कमर्शियल बैंक? लाइक आप किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन ट्रेडर के बारे में जानना चाहते हैं तो वो एज अ लेटर ऑफ रेफरेंस आपको प्रोवाइड कर सकता है. मींस ट्रेडर की इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर को, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन सेम ट्रेडर को भी वो दे सकता है. तो इस तरह से कमर्शियल बैंक हमारे बिहाफ पे एजेंसी फंक्शन परफॉर्म करता है. कमिंग टू द फोर्थ फंक्शन. So now moving to the fourth function, general utility function. These are the common function also performed by commercial bank to the customer when customer asks to the bank. कौन कौन से हैं? लॉकर फैसिलिटीज यू ऑल नो. सबसे ज्यादा इसका यूज कौन करता है? लेडीज कस्टमर. तो अपने होता तो कंबाइंड ही है, लेकिन इसका यूजेस कैसे हैं? अपनी ज्वेलरी को, अपने एसेट्स को, प्रॉपर्टी के पेपर्स को, सबको सुरक्षित रखने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? बैंक के लॉकर. नेक्स्ट, ट्रेवलर चेक. मीन्स अगर आप कहीं बाहर ट्रेवलिंग करने जाते हो और आप बहुत बड़ा अमाउंट कैश को कैरी करके नहीं ले जाना चाहते हो, तो बैंक आपको ट्रेवलर चेक इश्यू कर देता है, जिसको आप यूज करके अपने ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस बियर कर सकते हो. लेटर ऑफ क्रेडिट. लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक इश्यू करता है अपने कस्टमर की वर्थीनेस, क्रेडिट वर्थीनेस को शो करने के लिए. यानी कि अगर आपने कोई क्रेडिट बैंक से लिया है और आप टाइम टू टाइम उसका रीपेमेंट कर रहे हो, लोन का रीपेमेंट कर रहे हो, और किसी भी तरह की कोलेट्रल रिलेटेड इश्यू नहीं है आपके साथ, प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यू नहीं है, तो आपकी वर्थीनेस मार्केट में बहुत अच्छी आती है. और आप किसी और बैंक से अगर आप लोन लेने जाते हो तो आपकी हिस्ट्री ऑफ क्रेडिट एंड लोन रीपेमेंट इस तरह से चेक किया जा सकता है. वो कैसे मिलता है? जब बैंक आपको क्या इश्यू कर देती है? लेटर ऑफ क्रेडिट. नेक्स्ट इज underwriting securities. Bank is also work as underwriting securities. Means they are working for you to write, to use, to function over your securities as well on behalf of the customer. Next is collection of statistics. Here the main function of commercial bank is to collect all the information in data ratio, in data facts and figure, so that we can easily understand the things provided by bank, and the bank can also understand the customer oriented requirement in the form of data. क्योंकि data और statistics जो फिगर्स होते हैं वो हर इंफॉर्मेशन को बहुत इजीली रिवील कर देते हैं और हमारे तक पहुंचा देते हैं. तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कमर्शियल बैंक किस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी, एजेंसी एंड जनरल यूटिलिटी फंक्शन हमारी लाइफ में, यानी एक कस्टमर ऑफ बैंक की लाइफ में परफॉर्म करता है. अब जो इस पूरे में जो मेन आपका सेगमेंट है वो है प्राइमरी फंक्शन, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन. ये प्रोसेस आपको समझाया है, बट कई सवाल ऐसा होता है कि बोर्ड में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट. वैसे तो मैंने आपको समझा दिया डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, टाइम डिपॉजिट क्या होता है, सेविंग डिपॉजिट भी पूछ लेते हैं. डेफिनेशन आपको कई रेफरेंस बुक में मिल जाएंगी, जबकि मैंने आपको समझा दिया इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू. इस पर इंटरेस्ट रेट पे होती है, ये भी टाइम के अकॉर्डिंग काम करते हैं. राइट. तो अब मैं आपको बेसिक डिफरेंस देना चाहती हूँ, व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट. वो आप लिख लीजिए, जिससे आपको ये और अच्छे समझ में आ जाएगा. उससे पहले आप इस पूरे चार्ट को फटाफट से लिख लीजिए.
नाउ इन दिस पार्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आया भी हुआ है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। सो इन डिमांड डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, लाइक आई सेड कि जो डिपॉजिट लेता है कमर्शियल बैंक वो तीन तरह से लेता है। डिमांड डिपॉजिट यानी करंट डिपॉजिट, दूसरा सेविंग डिपॉजिट, सेविंग क्या है, इन दोनों का मिक्सचर है, एंड दी टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में हम डिस्कस कर रहे हैं फिक्स्ड डिपॉजिट को। तो कैसे चेकेबल डिपॉजिट है, यानी कि क्या है, इट मीन्स डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होती है जिसके अगेंस्ट बैंक चेक इश्यू करता है, यानी आप अपने डेली ट्रांजैक्शन, करंट ट्रांजैक्शन चेक के अगेंस्ट कर सकते हो। चेक इशू, चेक दे करके आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो अपने लार्ज अमाउंट ऑफ मनी को, और अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन इजीली कर सकते हो। सेम चेक वो इश्यू करता है सेविंग अकाउंट के साथ भी। इसका मतलब सेविंग बैंक भी चेकेबल अकाउंट होता है। जिस तरह से करंट अकाउंट पे चेक इश्यू होते हैं, उसी तरह सेविंग अकाउंट पे भी चेक इश्यू होते हैं। और आप सबने चेक देखे भी होंगे, नहीं भी देखे तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में दिखाया हुआ है चेक का फॉर्मेट। राइट हियर फिक्स्ड डिपॉजिट नॉन चेकेबल, क्योंकि टाइम पीरियड के लिए है, तो बीच में तो कोई ट्रांजेक्शन होना ही नहीं है। अब ये क्या है, डिमांड डिपॉजिट क्या है और सेविंग डिपॉजिट क्या है, कि इनके ट्रांजेक्शन बीच में हो जाते हैं। डिमांड में तो डेली हो रहे हैं, पर सेविंग में कभी कभी हो सकते हैं, तो इसलिए इनके लिए चेक इश्यू होते हैं। जबकि ये फिक्स्ड है यानी टाइम पीरियड बाउंडेड है, तो इसमें कोई बीच में इंटरवल में किसी भी तरह का कोई ट्रांजेक्शन होगा ही नहीं, इसलिए कोई चेक इश्यू नहीं होता। नेक्स्ट, डू नॉट कैरी एनी इंटरेस्ट रेट। ये सबसे बड़ा फैक्ट है जो सेविंग अकाउंट को डिमांड डिपॉजिट से अलग करता है। क्यों? क्योंकि सेविंग अकाउंट डिमांड डिपॉजिट में चेकेबल तो है, चेक तो इश्यू होते हैं, लेकिन डिमांड डिपॉजिट्स में किसी भी तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि ये बिजनेस मोटिव से है, डेली पर्पज से है, तो कोई भी बैंक इसके अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट पे नहीं करती। वाइल सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट पेड होती है, यानी कि अगर आप सेविंग अकाउंट होल्डर हो तो चेक भी इश्यू होगा और इंटरेस्ट भी मिलेगा। इसका मतलब कौन सा फीचर इसमें आ गया, फिक्स्ड डिपॉजिट का। यही मैंने कहा कि सेविंग अकाउंट इन दोनों का कंबाइंड फीचर है, यानी चेक भी इश्यू हो रहे हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कैरी हो रहा है, जबकि डिमांड डिपॉजिट में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। वाइल फिक्स्ड डिपॉजिट कैरी इंटरेस्ट विच वेरीज विद टाइम। क्यों? क्योंकि अगर आपने 2 साल का फिक्स डिपॉजिट कराया, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकती है कम। अगर आपने 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का फिक्स डिपॉजिट कराया है, तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है हाई। वाई? क्योंकि वो आपकी एसेट को, आपकी कैपिटल को बहुत लंबे समय के लिए यूज करने जा रहा है, इसलिए उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट को वो हाई रखता है। सो इट वेरी विद द टाइम। थर्ड मेन डिफरेंस, डिपॉजिटर कैन मेक एनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर डिपॉजिट एंड विड्रॉवल। इसका मतलब ये है कि हम इसमें कितने भी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, कितने भी नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड, कितने भी नंबर ऑफ चेक्स, कितने भी नंबर ऑफ विड्रॉवल ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ आर अकाउंट कर सकते हैं। यानी कि हमें कुछ भी, किसी भी नंबर में ट्रांजेक्शन करना है, अनलिमिटेड। हम 24/7 कोई भी ट्रांजेक्शन कभी भी करना चाहते हैं विद द यूज ऑफ आर अकाउंट, हम यहाँ कर सकते हैं। और सेविंग अकाउंट की अगर आप बात करें तो चेक बुक मिलती है, उसमें एक लिमिटेड होता है। कोई कोई बैंक 10 चेक की देता है, कोई बैंक जब इनिशियल किट आती है 10 चेक की आती है, फिर जब आपकी चेक बुक आपके नाम से इश्यू होके आती है तो 20 चेक मिलते हैं, यानी कि लिमिटेशन आ गई ना। तो इस तरह से वो चेक जो इश्यू हो रहे हैं अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट अनलिमिटेड है। कितने भी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, कितने भी नंबर ऑफ विड्रॉवल ऑफ मनी कर सकते हो, कभी भी पैसा निकाल सकते हो, कभी पैसा डाल सकते हो, यानी आपको कोई बाउंडेशन नहीं है चेक यूज करने की। बट सेविंग अकाउंट में ये बाउंडेशन आ जाती है। अंडरस्टैंड हियर? वहां पे 20 लिमिटेड 20 ही चेक्स होते हैं जिसके अगेंस्ट आप विड्रॉवल एंड डिपॉजिट कर सकते हो। हेयर इन फिक्स्ड डिपॉजिट बहुत सिंपल से ट्रांजेक्शन, सिर्फ 2 ही बार होते हैं। मेक ओनली 2 ट्रांजेक्शन, फिक्स डिपॉजिट में सिर्फ 2 बार ट्रांजेक्शन होते हैं। वो कब? बहुत अंडरस्टूड सी बात है, क्योंकि ये डेट वाइज है, टाइम पीरियड बेस्ड है, तो हम बीच में कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। यहाँ कर सकते हैं बट यहाँ नहीं कर सकते। सेविंग में भी कर सकते हैं बट टू लिमिटेड टाइम पीरियड। सेविंग अकाउंट में भी लिमिटेड ही होते हैं विड्रॉवल एंड डिपॉजिट। राइट हियर? तो अब यहाँ क्या कब कब होते हैं? फर्स्ट टाइम जब आप मनी को डिपॉजिट करते हो इन द बिगिनिंग ऑफ योर अकाउंट, यानी मुझे 50,000 की एफडी करानी है तो मैंने 50,000 डिपॉजिट कर दिए, हो गई इन द बिगिनिंग। अब वो 50,000 विथ इंटरेस्ट मुझे कब मिलेंगे? एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। तो कितनी बार मैंने अपने इस अकाउंट को एक्सेस किया? कितनी बार एक्सेस किया इसको? सिर्फ 2 बार। इन दी बिगिनिंग डिपॉजिट किया और एट दी फाइनल टाइम इंटरेस्ट के साथ जब मिला, वो कौन सा टाइम था? मेच्योरिटी। तो इस तरह से हमारे डिमांड डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट एक दूसरे से अलग है। नाउ यू ऑल हैव अंडरस्टूड, राइट डाउन दी होल डिफरेंस।
यू विल गेट इट नो एंड आपको बहुत अच्छे समझ में भी आ जाएगा. राइट डाउन फास्ट. ओके, इफ यू हैव नॉट रिटन देन पॉज द वीडियो और फिर आप इसको लिख लीजिए. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको आज का टॉपिक पूरा समझ में आया है. देन डू